हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7th का एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर 4 है उर्वरकों के प्रकार एवं मृदा परीक्षण। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी यहाँ पे प्रश्न कराए जाएंगे आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है। यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा जा रहा दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है कि वजन के आधार पर वायुमंडल में प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों, आपका पूछ रखा है कि जो वजन के हिसाब से जो नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा होती है कितनी होती है वायुमंडल में। तो आप सभी को सब पता है कि नाइट्रोजन जो होता है हमारा NO2 दोस्तों, ये कितना होता है 78% होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीजन, लगभग 21% होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बोलते हैं तो 0.03% CO2 की मात्रा, और आर्गन की मात्रा आपको बताना है कि कितना आर्गन होता है। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। जो नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में उसकी प्रतिशत मात्रा होती है 78%। प्रश्न नंबर 2 है, अमोनियम सल्फेट में प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों, अमोनियम सल्फेट की बात कर रहा है। अमोनियम सल्फेट की बात कर रहा है तो इसमें पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है कितना पाई जाती है, वो 20% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 20% पाई जाती है अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। प्रश्न नंबर 3 है, सिंगल सुपर फास्फेट में प्रतिशत फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो सिंगल सुपर फास्फेट की बात कर रहा है, इसमें फास्फोरस की कितना मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर, 16%। अगला प्रश्न है, म्यूरेट ऑफ पोटास में प्रतिशत पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। म्यूरेट ऑफ पोटास में जो पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा होती है कितनी होती है? वो होती है 60%। कितनी हो दोस्तों? 60% उसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जटिल उर्वरक प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जो जटिल उर्वरक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन 3 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार के, या चौथा ऑप्शन है 5 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, जटिल उर्वरक 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जैव उर्वरक मृदा में बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, में मृदा में कौन से हम जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं जो उसकी उर्वरकता को बढ़ाते हैं? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन है, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटास, चौथा है सल्फर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। जैव उर्वरक मृदा में बढ़ाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि पहला पॉइंट है यहाँ पे, मृदा वायु में वजन के आधार पर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 2 दे रखे हैं, इसलिए इसको यहीं पे आपको चॉइस करना होगा। 69 है और 79 है, या तो 69 भरा जाएगा तो 79, तो हमारा कितना होता है? लगभग 78% होता है, इसलिए हम किस पे जाएंगे? 79% पे। अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 36% या 46%। तो यार दोस्तों, खाली स्थान में भरेंगे हम लोग। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। कितना? 46% पाई जाती है। अगला पॉइंट है, डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? यहाँ पूछा है डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा जो पाई जाती है, या तो आपकी 22% पाई जाएगी या तो 32%। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 32%। यहाँ पे खाली स्थान में हम लोग भर देंगे। डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 32% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों, पूछ रखा है पोटेशियम सल्फेट की बात। पोटेशियम सल्फेट में 48% आपका पोटास की मात्रा पाई जाती है। पोटास को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। मिश्रित उर्वरक सस्ता होता है या महंगा होता है? तो दोस्तों, जो मिश्रित उर्वरक हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सस्ते होते हैं। अगला है, राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिर करता है, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कौन करता है? राइजोबियम
नामक का जीवाणु किसका करता है? नाइट्रोजन का। ऑप्शन क्या दे रखा था? फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो आप दोस्तों याद कर रखेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्योंकि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को सीधे रूप में नहीं ग्रहण करते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके लिए सहायक क्या होता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु, जो कि कहाँ पाया जाता है? मटर की जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी गांठों में, जड़ों की गांठों में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा किसमें पाया जाता है? मटर की जो गांठें होती है, जड़ों की गांठें होती है, उसमें पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न है, मृदा परीक्षण उर्वरता निर्धारण करने के लिए एक रासायनिक विधि है। कौन सी विधि है दोस्तों? खाली स्थान में क्या भरेंगे हम लोग? मृदा परीक्षण उर्वरता को निर्धारण करने के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेल कीजिए। स्तंभ का यहाँ पे दे रखा है कंपोस्ट है, कंपोस्ट का हम लोग सुमेल करेंगे स्तंभ खा से। तो कंपोस्ट हमारा क्या है? कार्बनिक खाद है, कार्बनिक खाद है। दूसरा है डाई अमोनियम फास्फेट क्या होता है? जटिल उर्वरक होता है। सूक्ष्म जीव कल्चर क्या होते हैं? जैव उर्वरक होते हैं। मृदा परीक्षण क्या है हमारा? उर्वरता निर्धारण। नाइट्रोजन स्थिर करने वाली गांठें कौन सी है? हमारी दलहनी फसलें, जिसकी जो दलहनी फसलें होती हैं इन गांठों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीवाणु पाया जाता है, इसका नाम होता है राइजोबियम। सिंगल सुपर फास्फेट क्या होता है हमारा दोस्तों? तो हमारा एक अकार्बनिक उर्वरक है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है यूरिया फास्फेटिक उर्वरक है, बिल्कुल गलत है। तो यूरिया हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन उर्वरक है। NH2CO NH2 इसका फार्मूला होता है। NH2CO NH2 इसका फार्मूला होता है। एक ऐसा है, एक नाइट्रोजनिक उर्वरक होता है और ये एमाइड से बने होते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन को कृषि की मास्टर कुंजी कहा जाता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसको हम कृषि का मास्टर कुंजी कर दें, और भी हमारे उर्वरक हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है कृषि में। अगला पॉइंट है, रॉक फास्फेट में 20 से 40% फास्फोरस पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जो हमारे रॉक फास्फेट होते हैं उसमें जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो 20 से लेकर के 40% होती है। अगला पॉइंट है, फास्फोरस वायुमंडल से बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को मृदा से स्थिर करने में सहायता करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पोटास पौधों की जड़ों एवं तना को मजबूत बनाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो पोटास होते हैं क्या करते हैं? पौधों की जड़ों को एवं तने को मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि जब खेती बुआई होती है उसी समय पोटास को डाल दिया जाता है, फसल उगने से पहले ही, जब फसल बोया जाता है। अगला है, मृदा नमूना छायादार स्थानों में एकत्रित किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मृदा नमूना आप कहीं से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि छायादार ही स्थान से एकत्रित करें। अगला प्रश्न है, खाद की परिभाषा, खाद को परिभाषित कीजिए। खाद क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे कार्बनिक पदार्थ जिसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी की जाती है, खाद कहलाते हैं। पोषक तत्वों की कमी हमने बोल दिया, हमें पूर्ति की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। खाद में पौधों के लिए सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। कंपोस्ट की खाद, मलमूत्र गोबर की सड़ी गली खाद, जैविक खाद तथा हरी खाद इसके अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 6 है, नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों आप पूछ रखा कि नाइट्रोजन उर्वरक का आपको वर्गीकरण करना है, इसमें लिखेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण रासायनिक आधार पर नाइट्रोजन उर्वरक को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट उर्वरक में देखते हैं तो सोडियम नाइट्रेट होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। कैल्शियम नाइट्रेट में 15% नाइट्रोजन होता है। इन उर्वरकों का प्रयोग खड़ी फसल के छिड़काव के रूप में किया जाता है। दूसरा है अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरक में सल्फेट की जो मात्रा होती है दोस्तों, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 20% होती है। डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन अमोनियम रूप में मिलता है। इन उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक। अमोनियम नाइट्रेट में 33.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% नाइट्रोजन पाया जाता है। इन उर्वरकों को बुआई के समय खेत में मिलाया जाता है। तो कब कब मिलाया जाता है इसके बारे में भी लिखा है। पॉइंट नंबर 4 है नाइट्रोजन का घोल। तो नाइट्रोजन घोल में अगर हम देखते हैं तो ये अमोनिया यूरिया घोल होता है और इसमें 35% नाइट्रोजन होता है। एमाइड उर्वरक में यूरिया
46% आपका नाइट्रोजन है। इसमें पूरा यूरिया होता है और 46% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन इसमें उपस्थित रहता है। प्रश्न नंबर 7 है, मृदा में नाइट्रोजन की कमी का पौधों पर प्रभाव बताइए। तो अगर दोस्तों मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधों में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखेंगे मृदा में नाइट्रोजन की कमी से पौधों की बढ़ाव होती है वो क्या होती है? रुक जाती है। पौधों की पत्तियाँ पीली होने लगती हैं। पीली होने का सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा है, फल छोटे और कम हो जाते हैं और पकने से पहले ही गिर जाते हैं। इस प्रकार से आप जान पाएंगे अगर फल हमारे पत्तियाँ पीली हो रही हैं, फल छोटे बन रहे हैं और पकने से पहले गिर जा रहे हैं, या पौधों की पत्तियाँ या उनकी वृद्धि रुक जा रही है, तो इससे हम जानेंगे कि उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है। प्रश्न नंबर 8 है, फास्फेटिक उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर में लिखेंगे वर्गीकरण। घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। जल में घुलनशील, इन्हें अम्लीय व उदासीन मृदाओं में प्रयोग किया जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट 16% फास्फोरस इसमें होता है। मोनो अमोनियम सल्फास्फेट में 48% फास्फोरस होता है। साइट्रेट और घुलनशील के आधार पर इसको बांटा गया है। तो साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अम्लीय मृदाओं में होता है, जैसे कि डाइकैल्शियम फास्फेट 32% इसमें फास्फोरस होता है। बेसिक स्लैग में 15 से 25% फास्फोरस होता है। तीसरा पॉइंट है अघुलनशील। अघुलनशील के अंतर्गत आएंगे ये उर्वरक साइट्रिक अम्ल और पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अधिक अम्लीय मृदाओं में किया जाता है, जैसे कि इसमें रॉक फास्फेट है, इसमें 20 से 40% फास्फोरस पाया जाता है। हड्डी का चूरा, इसमें होता है 20 से 25% फास्फोरस। प्रश्न नंबर 9 है, पोटाश का पौधों पर क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों जो पोटाश होते हैं उनका पौधों पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में लिखना है। लिखेंगे पोटाश पौधों की वृद्धि और फलों की चमक को बढ़ाता है। जो पोटाश होता है दोस्तों वो पौधों की वृद्धि के लिए और चमक के लिए सहायक होता है। दूसरा है, पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। इनमें क्या होती है? पौधों से बीमारियों में लड़ने की क्षमता होती है पोटाश में। प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। जो प्रोटीन होते हैं इनके निर्माण में सहायता कौन करता है? पोटाश करता है। या तना तथा जड़ों को मजबूत बनाता है। ये क्या करता है? तने और जड़ों को मजबूत बनाने का कार्य करता है, जिससे हवा तथा पानी के कुप्रभाव से फसलें गिर नहीं पाती हैं। जिससे क्या होता है कि जब तना और जड़ें मजबूत रहेंगी तो क्या होंगी, वो फसलें, अगर बरसात ज़्यादा हो गया या हवा ज़्यादा तेज बही तो फसलें नहीं गिरती हैं। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता को संतुलित करता है। जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है उसको भी संतुलित करने का कार्य कौन करता है? पोटाश करता है। पोटाश की कमी से फसलें देर से पकती हैं और दानों, फलों एवं बीजों का उत्पादन घट जाता है। अगर पोटाश की कमी होती है तो फसलें देर से पकती हैं, जो दाने होते हैं, फल होते हैं और बीज होते हैं उनका उत्पादन भी घट जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, मृदा परीक्षण क्यों करना चाहिए। दोस्तों जो हमारा मृदा परीक्षण होता है क्यों करना चाहिए? पहला पॉइंट है, मृदा परीक्षण की आवश्यकता। मृदा फसल उगाने योग्य है या नहीं, यह जानने के उद्देश्य से मृदा परीक्षण कराया जाता है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो मृदा है क्या हमारे वो फसल के लिए उपयोगी है कि नहीं, उसमें हम फसल उगा सकते हैं कि नहीं उगा सकते हैं, इसके लिए हम मृदा परीक्षण करते हैं। मृदा परीक्षण के निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला पॉइंट है, मृदा से सुलभ पोषक तत्वों का सही निर्धारण। दूसरा पॉइंट है, फसलों की दृष्टि से तत्वों की कमी का आकलन होता है। तीसरा है, ऊसर एवं अम्लीय मृदाओं में सुधारकों की मात्रा का निर्धारण होता है। जो अगर अम्लीय है या ऊसर भूमि है तो उसमें हम किस मात्रा में सुधारक का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 है, जैव उर्वरक क्या है। उत्तर में लिखेंगे जैव उर्वरक सूक्ष्म कल्चर होते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जीव फास्फोरस बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ कार्बनिक पदार्थों को शीघ्र सड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक बहुत सस्ते होते हैं, इनका प्रयोग बहुत आसान होता है और इनके प्रयोग से 50 से 80 प्रति हेक्टेयर खर्च आता है। 50 से 80 रुपये क्या होता है आपका प्रति हेक्टेयर खर्च आता है। प्रश्न नंबर 12 है, नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण करके पौधों के लिए इनका महत्व लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, इसका आपने प्रश्न नंबर 6 में देख लिया था नाइट्रोजन का वर्गीकरण। अब हम यहाँ पे देखेंगे पौधों के लिए नाइट्रोजन का महत्व यह है कि यह पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाता है, अनाजों के उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 13 है, फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए एवं
फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण, ये प्रश्न नंबर 8 में देख लीजिएगा। और इसका जो प्रभाव इस प्रकार से है, तो लिखेंगे फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव। फास्फोरस के कारण पौधों की वृद्धि अच्छी और शीघ्रता से होती है। फास्फोरस राइजोबियम बैक्टीरिया की वृद्धि करके फलीदार फलों द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है। दाने की गुणवत्ता बढ़ाना है, नाइट्रोजन की विषालुता कम करता है, पौधों में फूल एवं दाने लगने में सहायता करता है, फसलों में बीमारियां कम लगती हैं, पौधों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ता है। प्रश्न नंबर 14 है, पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण करते हुए पोटास के महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण। इन उर्वरकों को 2 समूह में बांटा गया है। पहला है पोटेशियम उर्वरक, जिनमें क्लोराइड लवण होते हैं। मुख्य उर्वरक म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड है। इसमें 60% पोटास पाया जाता है। सस्ता होने के कारण इनका अधिक प्रयोग करते हैं। दूसरा है पोटेशियम उर्वरक को जिनमें क्लोराइड लवण नहीं होते हैं तथा इस समूह को मुख्य उर्वरक पोटेशियम सल्फेट है। इसमें 48 से 52% पोटास पाया जाता है। इसे सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। आलू, टमाटर, तंबाकू, चुकंदर फसलों में लाभकारी होता है। पोटास को जो महत्व है प्रश्न नंबर 9 में देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 है, जैव उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए तथा जैव उर्वरक के प्रयोग करने की विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे जैव उर्वरक का वर्गीकरण। इन्हें निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक, दूसरा है फास्फोरस घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक, तीसरा है कार्बनिक पदार्थ सड़ाने वाले जैव उर्वरक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक इस प्रकार से हैं। जब जैव उर्वरक मृदा में मिलाया जाता है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में स्थिर किए गए नाइट्रोजन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। प्रयोग किए जाने वाले जैव उर्वरक निम्न है। पहला है आपका राइजोबियम कल्चर, दूसरा है एजोटोबैक्टर कल्चर, तीसरी है नीली हरी शैवाल कल्चर, चौथा है फास्फोबैक्टीरिन कल्चर। राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों में तथा एजोटोबैक्टर जो होता है कल्चर धान में, कपास, ज्वार, सरसों, सब्जी, गेहूँ आदि, जौ आदि के में किया जाता है। जैव उर्वरक प्रयोग विधि। जैव उर्वरक प्रयोग विधि की बात करते हैं तो राइजोबियम जो कल्चर होता है कल्चर के लिए 100 से 200 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में गर्म करके घोल बना लेते हैं। 200 ग्राम कल्चर घोल में मिलाते हैं। इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर में बोए जाने वाले बीज में मिलाते हैं और बीज को छाया में सुखा कर बो देते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मिश्रित उर्वरक से आप क्या समझते हैं? मिश्रित उर्वरक के लाभ एवं हानियाँ को बताएं। उत्तर मिलेंगे 2 या 2 से अधिक उर्वरक को मिश्रण को हम मिश्रित उर्वरक कहते हैं। मिश्रित उर्वरक जो होते हैं 3 मानक ग्रेड के होते हैं। पहला है कम मानक ग्रेड, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कम प्रतिशत मात्रा होती है। प्रतिशत योग 14 से कम होता है, जैसे कि 282 इस प्रकार के हो सकते हैं या 246 इस ग्रेड के हो सकते हैं। मध्य मानक इसमें तीनों का योग 15 से 25 तक होता है और उच्च मानक में इसमें तीनों का योग 25 से अधिक होता है। लाभ क्या होता है दोस्तों? मिश्रित उर्वरक सस्ता होता है, इनसे पैदावार बढ़ जाती है, किसान सरलता से प्रयोग कर सकता है, इसे सुगमता से रखा जा सकता है। हानियाँ, जब मृदा में 1 या 2 तत्व की कमी हो तो प्रयोग लाभकारी नहीं होता है। इसमें एक तत्व की अधिकता जबकि दूसरे तत्व की कमी होती है। प्रश्न नंबर 17 है, जैव उर्वरक के लाभ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव कल्चर होते हैं जो प्रायः मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक का प्रयोग करके फसलों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा को बहुत कम किया जा सकता है। जैव उर्वरक के लाभ इस प्रकार से जैव उर्वरक से भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है, वायुमंडल नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में सहायक होता है, जैव पदार्थों की तीव्रता से सड़ने में सहायक होता है, भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जाता है, फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक होता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।